जय हिंद एवरीवन। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आपको जो भी ठीक लगे आप अडॉप्ट कर लो। जिस टाइम आप वीडियो देख रहे हो उस हिसाब से आप मेरी विश को एक्सेप्ट कर सकते हो। आज हम एक टॉपिक करने जा रहे हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसका नाम है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। एग्जाम में क्वेश्चंस काफी पुटअप किए जाते हैं इस पार्ट से। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके बारे में जानते हैं। अगर आपसे पूछे कि कौन से पार्ट में आते हैं, इससे पहले मैंने आपको कवर करवाया था पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स। ये क्या होते हैं? पार्ट 4 होते हैं। ठीक है, पार्ट 4 में आते हैं हमारे डीपीएसपी। आर्टिकल्स क्या है इनके? आर्टिकल 36 से शुरुआत होंगे और आर्टिकल 51 पर खत्म होंगे। 36 से लेके 51 तक इसके आर्टिकल्स रहने वाले हैं। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं इसको। हाँ ठीक है, थोड़ा सा हम इसको थोड़ा सा जानते हैं कि डीपीएसपी क्या होते हैं, फिर अब आगे चलेंगे, आर्टिकल्स को रीड करेंगे। ठीक है, जैसा आपने जान लिया आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक है, पार्ट 4 में है। और ये क्या होते हैं? नॉन जस्टिसेबल होते हैं। नॉन जस्टिसेबल, यही सेम बात आपको आगे आर्टिकल में ही मिलेगी, इसलिए मैं आपको एडवांस में बता रहा हूं। नॉन जस्टिसेबल होते हैं मतलब कि अगर आप डीपीएसपी में जो बातें लिखी हैं उसको लेके कोर्ट में जाते हो इंसाफ के लिए, तो आपको इंसाफ नहीं मिलेगा, नॉन जस्टिसेबल है। अभी हम ये भी जानेंगे कि क्यों जस्टिसेबल नहीं है। क्योंकि आपके माइंड में आएगा सर फंडामेंटल राइट्स तो जस्टिसेबल है क्योंकि हम उसे कोर्ट्स में लेके जा सकते हैं एज पर आर्टिकल 32 रिट्स। सो व्हाई नॉट डीपीएसपी? डीपीएसपी क्यों नहीं, जानेंगे इसको भी। ठीक है, अब अगर बात करें जो ये डीपीएसपी है, इसका एक बार एग्जाम में, एनडीए के एग्जाम में पूछा गया था इसका फॉर्मल नेम क्या है, या फिर हमने किसको कहां से अडॉप्ट किया है, कुछ पार्ट्स इसके। तो आप कहोगे क्या? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, GOI, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट। 1919 का भी आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, लेकिन 1935 का द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस एक्ट के अंदर इसका नाम क्या था? इंस्ट्रूमेंट। मैं सामने लिख रहा हूं हर चीज। इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, आप साथ साथ नोट्स बनाओगे तो बेस्ट रहेगा। इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, जो कि आज के समय क्या कहलाता है? डीपीएसपी कहलाता है। क्योंकि वो भी हमें क्या दे रहा था? इंस्ट्रक्शन। और डीपीएसपी भी क्या दे रहा है? इंस्ट्रक्शन दे रहा है, पॉलिसी दे रहा है हमको। ठीक है, तो पूछता है इसका नाम, तो आप बता सकते हो इसका नाम अल्टरनेटिव ये भी है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में लिखा हुआ है। आगे चलते हैं। जस्टिसेबल क्यों नहीं है? बिकॉज ऑफ फंड। क्योंकि सरकार के पास इतना फंड नहीं होता कभी कभार। क्योंकि जो भी आप पढ़ोगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, यहां देखो ऊपर यहाँ क्या लिखा है? स्टेट। किसकी पॉलिसी है? स्टेट। स्टेट का मतलब यहाँ पे आप समझ लो गवर्नमेंट से ही है। ठीक है, और गवर्नमेंट तो जो बातें लिखी है डीपीएसपी के अंदर आर्टिकल 36 से लेके 51 तक, इतनी सारी बातें लिखी हैं। अब गवर्नमेंट हर किसी को काम तो नहीं कर पाएगी, सारा काम तो नहीं कर पाएगी। तो आप उसको लेके कोर्ट को लेके, आप उसको लेके कोर्ट में ना चले जाओ सरकार को लेके, इसलिए ये बनाए गए हैं आपके। ठीक है, और सरकार को फंड की कमी भी हो सकती है। प्लस आप चैलेंज नहीं कर सकते। आप चैलेंज नहीं कर सकते किसको? गवर्नमेंट को। यू कैन नॉट चैलेंज द गवर्नमेंट। तो इसलिए भी क्या है? जस्टिसेबल नहीं है। पहला क्या हुआ कि फंड की कमी हो सकती है गवर्नमेंट के पास उस चीज को पूरा करने के लिए, जो कि बातें लिखी हैं हमारे डीपीएससी में। या फिर क्या हो सकता है? आप चैलेंज नहीं कर सकते गवर्नमेंट को, भाई सरकार को आप कोर्ट में लेके नहीं जा सकते। ठीक है, कोई टुच्ची मुच्ची चीज नहीं है जो आप चलेंगे कोर्ट में लेके। तो ये है नॉन जस्टिसेबल इसलिए क्योंकि सरकार ने अपने आपको सेव कर लिया इस चीज से। ठीक है, आगे चलते हैं।
तो ये कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लिखा है आपको, जैसे कि 1950 में हम इसको किया, 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बारे में लिखा हुआ है यहाँ पे, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो मैंने बताया आपको। अगर आपसे पूछे कि हमने इसको कौन से देश से बोरो किया, कुछ बातें इनकी, तो हम क्या कहोगे, आयरिश, 1937 के अंदर। और आयरिश ने कहा से किया था, स्पेनिश से। तो हमने कहा से किया, यहां देखो, इंडिया ने किससे किया, किससे, आयरिश से, आयरलैंड से। और आयरलैंड ने कहा से किया था, स्पेन से या स्पेनिश से। ठीक है, तो ये बात आप याद रखना, ठीक है। इतना नहीं पूछेगा वैसे, यहाँ इंडिया का पूछेगा, इंडिया ने कहा से लिया तो क्या लगाओगे, आयरलैंड से लिया था, और आयरलैंड ने स्पेन से लिया था, ठीक है। तो ये है आपकी डीपीएसपी, कुछ पॉलिसीज हैं जो कि स्टेट को अपने माइंड में रखनी पड़ती है, वो कभी भी अगर लॉ बना रही है तो। यहां तक आई होप आपको सब कुछ क्लियर होगा। आगे चलते हैं, उसको रब करता हूं मैं, इरेज करता हूँ, 1 मिनट। हाँ, तो यहां तक क्लियर हो गया आपको डीपीएसपी है क्या, कुछ पॉलिसी है। ये देखो, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि पूरा समझाया हुआ है कि डीपीएसपी क्या हो सकता है, ये देखो। पहले पर हम कुछ फीचर्स देखते हैं इसके। फीचर्स में क्या है, जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, आपको बताया कि बी आर अम्बेडकर हमारे फादर कहलाए जाते हैं, किसके, कॉन्स्टिट्यूशन के। तो बी आर अम्बेडकर ने डीपीएसपी को क्या कहा है, नोवल फीचर। नोवल कहा है, जैसे हमारे हार्ट एंड सोल था, तो सेम बात हार्ट एंड सोल की कही गई थी किसके लिए, आर्टिकल 32 के लिए, रिट्स के लिए। दिल भी कहा गया था किसके लिए, फंडामेंटल राइट्स के लिए। सोल कहा गया किसके, प्रेम्बल के लिए। वैसे ही अंबेडकर जी ने नोवल किसको कहा है, डीपीएसपी को है। अगर आपसे पूछ ले कि एक और पर्सन है, कौन, ग्रैनविले ऑस्टिन। ग्रैनविले ऑस्टिन ने भी क्या कहा है, कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अंतरात्मा, आप कह सकते हो इसको, मतलब कि ये संविधान की अंतरात्मा है, ठीक है। इन्होंने डीपीएसपी को भी कहा है, एंड द फंडामेंटल राइट्स को भी कहा, क्या कहा गया है, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 को क्या कहा है इन्होंने, अंतरात्मा। किसने, ग्रैनविल ऑस्टिन ने, पूछ सकता है आपसे। हमारे पार्ट 3 एंड पार्ट 4, फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी को इन्होंने अंतरात्मा, कौन, साइंस कहा है संविधान भारत का, ठीक है। अब अगर आपसे पूछे कि कुछ क्या है, क्या ये, यहां नीचे देखो, ये कुछ ऐसे आइडियल्स हैं, कुछ ऐसी पॉलिसीज है, कुछ ऐसे लॉस हैं जो कि आपको माइंड में रखने पड़ते हैं जब आप कोई पॉलिसी या कोई लॉ को इनेक्ट कर रहे हो, कोई लॉ बना रहे हो। अगर आप कुछ भी ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो तो आपको डीपीएसपी को ध्यान में रखकर ही उस चीज को बनाना होगा, आप उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। जो डीपीएसपी बातें लिखी हैं, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं, आपको उसी को देखते हुए आगे बढ़ना है, आप उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते, ठीक है। बाकी जो सेकंड थर्ड तो वही है, इकोनॉमिक के लिए बात करता है, सोशल के लिए बात करता है, डेमोक्रेसी। और फोर्थ पॉइंट लिखा हुआ वही जो बताया आपको, नॉन जस्टिसेबल, किसी भी कोर्ट में आप इस पे जाओगे तो आपको इंसाफ नहीं दिया जाएगा, क्योंकि बताया दो कारण मैंने आपको, फंड्स की, और आप चैलेंज नहीं कर सकते कोर्ट, ठीक है। आई होप आपने सब लिख लिया होगा, साथ साथ नोट्स बनाओ तो बेस्ट रहेगा। आगे चलते हैं, आपसे पूछे कि जो डीपीएसपी है हमारा, हमने पूरे डीपीएसपी को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, सोशलिस्ट, गांधीयन और लिबरल, या फिर इसको आप इंटेलेक्चुअल भी कह सकते हो, ठीक है। इंटेलेक्चुअल, लिबरल, या फिर गांधीयन और सोशलिस्ट, 3 कैटेगरीज हैं। आगे हम पढ़ते रहेंगे तो मैं आपको बताता रहूंगा कि कौन से आर्टिकल में, कौन से प्रिंसिपल कौन से आर्टिकल में है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। यहां मैंने आर्टिकल 36 37 नहीं मेंशन है, ओके। ये मैं आपको जस्ट ओरली बता देता हूँ, क्योंकि मैंने मेंशन नहीं किया इसके अंदर, ठीक है। आर्टिकल 36 से स्टार्ट होते हैं ये। अगर पूछे कि आर्टिकल 36 में लिखा क्या है, सिंपल है। आर्टिकल 36 में, याद करो मैंने आपको आर्टिकल 12 पढ़ाया था, आर्टिकल 12 डेफिनेशन ऑफ स्टेट आर्टिकल था आपका वो, मतलब राज्य की परिभाषा, जो आर्टिकल 12 में आएगा वही आर्टिकल 36 में है, सेम। जो आर्टिकल 12 के अंदर डेफिनेशन दी गई है किसकी, स्टेट की,
वही डेफिनेशन दी गई है डीपीएसपी में आर्टिकल 36 के अंदर। बोलो कि वही कि स्टेट कंसिस्ट ऑफ पार्लियामेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटीज एंड स्टेट लेजिस्लेचर। इसके बाद स्टेट नहीं होता आपका। ठीक है। तो आपका सेम आर्टिकल 12 की जो 12 में लिखा है वही आर्टिकल 36 में लिखा है आपका। ठीक है। आई होप क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट। अब अगर आपसे पूछे कि आर्टिकल 36 में सर आपने बता दिया हमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर पूछे आपसे आर्टिकल 37 में क्या लिखा है, तो आर्टिकल 37 आपने जस्ट मैंने आपको पढ़ाया क्या, वही जो बढ़ाया मैंने आपको, नॉन जस्टिसेबल। अगर पूछे कि नॉन जस्टिसेबल की बात कहां लिखी है डीपीएसपी में, तो क्या लगाओगे, आर्टिकल 37 में लिखी। 37 क्या बताता है कि डीपीएसपी नॉन जस्टिसेबल है। अब आपके माइंड में क्यों नहीं आना चाहिए, क्यों नहीं है, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूं, फंड की वजह से हो सकता है। कुछ बातें लिखी हैं, क्या मतलब गवर्नमेंट उसको फुलफिल ना कर पाए बिकॉज ऑफ फंड। और सेकंड पार्ट, आप गवर्नमेंट को चैलेंज नहीं कर सकते। ठीक है। तो इसलिए क्या है, नॉन जस्टिसेबल, सरकार को आप चैलेंज नहीं कर सकते हो, ना ही सर के बाद क्या, अगर फंड ही नहीं है तो वो काम कैसे करेगी। ठीक है। तो इसलिए नॉन जस्टिसेबल है, आप इसको किसी भी कोर्ट में लेके नहीं जा सकते, ना ही आप कोर्ट में जाके गवर्नमेंट को चैलेंज कर सकते हो। डेट्स ऑल अबाउट 37 आर्टिकल, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। आर्टिकल 38। 38 में क्या लिखा है, आप नीचे देखो, ये आपका लाइन जो है 38 की है, जो मैं सर्कल मार रहा हूं। 38 आर्टिकल आपका क्या लिखा है, आप एक काम करो, मेरी बात सुनो, फिर उसको लिखो। 38 हमें क्या बताता है कि हमें प्रमोट करना है, हमें प्रमोट करना है किसको, वेलफेयर को। मैं यहां लिखता हूं टू प्रमोट, हमें प्रमोट करना है किसको, वेलफेयर ऑफ द पीपल। किसी भी प्रकार की, यस यहां लिखा है मिनिमाइज इन इक्वेलिटी, किसी प्रकार की असमानता नहीं फैलनी चाहिए लोगों के बीच में, लोगों को वेलफेयर के लिए काम करना है, लोगों को प्रमोट करने वेलफेयर के लिए। इनइक्वालिटी किसके अंदर, इनकम के अंदर, स्टेटस के अंदर, फैसिलिटीज के अंदर, या फिर अपॉर्चुनिटीज के अंदर। हमें किसी की प्रकार की असमानता नहीं चाहिए, हमें उसको कम करना है, मिनिमाइज करना मतलब कम करना है उसको हमें। और हमें क्या करना है, ज्यादा प्रमोट करना है, वेलफेयर को प्रमोट करना है, लोगों के विकास के लिए काम करना है हमें, ना कि असमानता को हमें फैलाना है। ठीक है। और ये आर्टिकल हमारा 38, स्टार्टिंग यहीं से होगी हमारी। 36 एंड 37 तो आपका जस्ट ऐसी है ना, क्योंकि 36 में आप लिखी हुई है कि डीपीएसपी होता क्या है, डेफिनेशन। 37 में आपका बताया गया कि ये जस्टिसेबल नहीं है। 38 से स्टार्ट इसका आप कह लो मेन होता है। तो 38 आपका क्या है, यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ नहीं, ये सोशलिस्ट प्रिंसिपल है आपका, समाजवादी। ठीक है। तो पहला आर्टिकल कौन सा हो गया, 38 इसके अंदर। आई होप क्लियर होगा कि हमें प्रमोट करनी है वेलफेयर की, पीपल लोगों के लिए। हमें जो पॉइंट लिखा है कि हमें मिनिमाइज करना है इन सब चीजों को। ठीक है। भारत में अगर समानता है तो असमानता किस बात की, असमानता नहीं होनी चाहिए। मैं इसको रब कर देता हूं। नेक्स्ट आर्टिकल आपका क्या है, आर्टिकल 38 के बाद क्या आएगा, 39। आर्टिकल 39 क्या कहता है आपको, जहां पे आप काम कर रहे हो, सपोज को आप कहीं पर भी काम कर रहे हो, किसी ऑफिस में किसी जगह पे आप काम कर रहे हो, ठीक है, जब वहां पे आपको एक इतनी सैलरी मिले कि आपकी जिंदगी आप जी सको, मतलब आप इसको अगर लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो इसको इंग्लिश के अंदर, एडुकेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड। मतलब कि आप जहां पर काम कर रहे हो इतनी सैलरी जरूर मिले आपको जिससे जिंदगी को हम जी सके। ये हो गया आपका। ठीक है। ठीक है। और इसमें एक आधा पॉइंट आप और लिख सकते हो क्या, इंपॉर्टेंट है वो भी, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क।
बेसिकली किसकी बात कर रहा है? मैन एंड अ वुमेन। कि अगर कोई मेल और फीमेल दोनों समान काम कर रहे हैं तो उनकी सैलरी भी समान होनी चाहिए। ये नहीं कि अगर आप मेल को सैलरी ज्यादा प्रोवाइड कर रहे हो, फीमेल को कम कर रहे हो। काम दोनों कर रहे हैं। अगर एक कंपनी में दो एचआर हैं, एचआर है एक कंपनी में दो, तो ये नहीं कि एक मेल है एक फीमेल है। ये नहीं कि मेल की सैलरी ज्यादा है फीमेल की कम है, दोनों एचआर है भाई। तो आप किसको लेके, जेंडर को लेके भेदभाव नहीं करोगे भाई। आर्टिकल 15 पढ़ा था हमें, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं करना। ठीक है। अगर कोई पर्सन, मैन है ये वुमेन है, मेल है फीमेल है, दोनों एक समान काम कर रहे हैं, तो सबकी सैलरी, दोनों की सैलरी इक्वल होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। ठीक है। एक समान, अलग नहीं होनी चाहिए। ये आर्टिकल, ये पॉइंट भी आपका इसी में आप ऐड कर सकते हो। ठीक है। इसको रब करता हूं मैं। ये आर्टिकल 39 आपका है, इज ऑल्सो सोशलिस्ट। ठीक है। और इसमें एक पॉइंट आप और भी ले सकते हो कि डज नॉट रिजल्ट, थर्ड पॉइंट, इन द कंसेंट्रेशन ऑफ वेल्थ। ये पॉइंट भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। मतलब कि सब पैसा एक के हाथ में नहीं देना है, आपको डिवाइड करना है पैसे को। ये नहीं कि अगर आप एक कुछ चीज कर रहे हो, सारा पैसा आपने एक ही जगह कर लिया, नहीं। पैसों को डिवाइड करते हुए चलना है आपने। सरकार एक ही सब कुछ पैसा सबको नहीं दे देगी, हर जगह बांट के चलेगी। कि हमें डिफेंस सेक्टर में इतना देना है, हमें इस सेक्टर में इतना देना है, हमें इस सेक्टर में इतना देना है, तो हर सेक्टर को डिवाइड किया हुआ है। ठीक है। तो आपको सबको सब पैसा एक के हाथ में नहीं देना, उसको डिवाइड करते हुए चलना है, सबको देना, ताकि सब अपना काम कर सके। ठीक है। इसको आप ये भी लिख सकते हो साथ में, रिसोर्स ऑफ द, इसका भी ये मतलब ये होता है, रिसोर्स ऑफ द कम्युनिटी डिस्ट्रीब्यूटेड, कि हमें डिस्ट्रीब्यूटेड करते हुए चलना है। ठीक है, सबको। ये पॉइंट भी आप इसी में एड ऑन कर लेना। ठीक है, थर्ड पॉइंट। ठीक है। तो ये सब आपका 39 आर्टिकल है। पूछा आपसे इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, बताओ कहाँ पे लिखा है। लिवलीहुड के बारे में कहाँ है, तो आप बता पाओगे 39 के अंदर है, ये डीपीएसपी का पार्ट है। पूछे डीपीएसपी में कौन से आर्टिकल में लिवलीहुड के बारे में बात करता है, इक्वल पे फॉर इक्वल, बहुत आता है आपके एग्जाम में ये। तो आपको बताना है कि डीपीएसपी का पार्ट 4 में 39 आर्टिकल में बात लिखी है। ठीक है। चलो इरेज कर लेते हैं इसको। 39 हो गया आपका। अब आपके माइंड में आएगा सर 39 कंप्लीट, तो 39 हो गया तो 40 आना चाहिए, क्योंकि 39 के बाद 40 आता है। लेकिन याद रखना, इसके बीच में एक वाइल्ड कार्ड एंट्री हो गई है आर्टिकल 39 ए की। मतलब कि ये पहले से नहीं था। जिसके भी आगे ए आ गया ना, डेट मीन्स वो पहले से नहीं है, उसको बाद में एड ऑन किया गया बाय यूजिंग अमेंडमेंट, संशोधन। आर्टिकल 368 की हेल्प से हम अमेंडमेंट करते हैं, जैसे कि आपको पता है। ठीक है। 39 ए, मतलब कि हमने इसको बाद में ऐड किया है। पूछे सर कौन से आर्टिकल से ऐड किया है, मतलब कौन से आर्टिकल में आया, तो 39 ए में। कौन से अमेंडमेंट, तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। इसी अमेंडमेंट को हम क्या कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, याद रखना। ठीक है। और इसमें क्या बात की गई है, फ्री लीगल एड टू पुअर, इसके बारे में बात की गई है आपकी। जैसे कि आपको पता है यहां पे फ्री लीगल एड से मतलब आपका क्या है, इसका मतलब है कि अगर किसी के पास कुछ पुअर कोई लोग हैं और वो अपना वकील हायर नहीं कर सकते, तो वो सरकार उसको क्या देगी, अपना खुद का एक फ्री लीगल एड देगी उनको, ताकि वो केस लड़ सके, अपना कर सके, पुअर लोगों के लिए जो हायर नहीं कर पाते वकीलों को, लॉयर्स को। ठीक है। तो सरकार उन्हें प्रोवाइड करेगी। और हमें क्या करना है, इसी इसी में लिखा है, फ्री लीगल एड के बाद क्या लिखा है, कि हमें टू प्रमोट क्या, इक्वल जस्टिस। हमें इक्वल जस्टिस को प्रमोट करना है।
हाँ, हमें इक्वल जस्टिस को प्रमोट करना है और फ्री लीगल एड देनी है पुअर को। ये बात आपकी 39A से ऐड की गई है। 42nd पूछेगा आपसे कि फ्री लीगल एड मिलती है पुअर को तो कौन से आर्टिकल के तहत, तो 39A। कौन सा अमेंडमेंट से आया था? 42nd से। ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो समझ आ गया आपको। 39 के बाद 39A है आपका। देन क्या आएगा? 40 आपको बस बता दूं, 40 आपका, क्योंकि इसको मैं एक्सप्लेन अभी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इसके लिए अलग से मैं एक वीडियो लेके आऊंगा आपकी। 40 बताता है पंचायत के बारे में। 40 बताता है पंचायत के बारे में। पंचायत के बारे में बहुत सारे आर्टिकल्स हैं आपकी। 40 भी है, 243 से आपका भरा हुआ है, पूरा की तक जाएगा आपका। और आपका शेड्यूल नंबर 11 में भी आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ये टॉपिक है पंचायत, जो कि आर्टिकल 40 में भी है। तो मैं एक काम करूंगा, अभी मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, मैंने एक अलग सी वीडियो लेके आऊंगा सिर्फ पंचायत के ऊपर। पंचायत को हम पता है आपको क्या लेके कहते हैं? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। बहुत क्वेश्चंस आते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से। इसकी कमिटीज कौन कौन सी आई थी, पहली स्टेट क्या थी, क्या था, पूरा लॉज के बारे में बहुत चीजें आती है इसके अंदर, क्या क्या लिखा हुआ है। तो ये काफी बड़ी वीडियो बनेगी। तो मैं पूरा एक बेसिकली एक पंचायत के ऊपर, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के ऊपर एक वीडियो लेके आऊंगा आपकी। ठीक है, अगर आपको चाहिए हो तो बताना मुझे, कमेंट करना कि सर यस सर हमें अभी चाहिए, आप कल परसों में उसको अपलोड करो, तो मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं। एंड फादर कौन है इसके? लॉर्ड रिपॉन। लॉर्ड रिपॉन को कहते हैं फादर किसके? पंचायत के भारत में। अभी पूरा वीडियो में जब लेके आऊंगा तो आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि क्या था पंचायत का पूरा, कौन सी कमेटी से आई थी, किस कमेटी ने क्या रिकमेंड किया, सबसे पहली बार कहाँ बना, क्यों लॉर्ड रिपन को कहते हैं फादर। हर चीज के बारे में हम इसमें इन डिटेल डिस्कस करेंगे। ठीक है, वीडियो के अंदर जब पंचायत लेके आऊंगा। अभी के लिए जान लो कि आर्टिकल 40 डील करता है पंचायत से। ठीक है, जो कि डीपीएसपी का पार्ट है। ठीक है, आगे आपका क्या लिखा हुआ है? ठीक है, तो ये सारा आपका क्या था? लेकिन ये 40 आपका ना उसमें नहीं आएगा। 40 जो आर्टिकल 40 बताया पंचायत वाला, वो गांधीयन प्रिंसिपल में आएगा। ठीक है, गांधी, वो गांधी का सपना भी था पंचायत का। ठीक है, हिस्ट्री में पढ़ा आपने। आर्टिकल 40 गांधीयन प्रिंसिपल का पार्ट है, तो आप लिख लो। बताता रहूंगा कि जो आर्टिकल होते रहेंगे कवर, साइड में से बताता रहूंगा आपको कि कौन से आर्टिकल में क्या बात लिखी है या कौन से में आता है ये। ठीक है, तो 37, नहीं 38, 39 और 39A तीनों सोशलिस्ट में आते हैं। 40 आपका गांधीयन प्रिंसिपल में आते हैं। अब आर्टिकल 41 जो आएगा वो भी किस में है? वो इसमें आपका सोशलिस्ट प्रिंसिपल में आएगा, वो आपका समाज में। ठीक है, अब 41 है क्या? 41 आपका यहाँ लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ। ठीक है, मिसिंग है कुछ इसके अंदर, इसलिए मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं उसी को देखो। 41 में क्या लिखा है? राइट। एक काम करो, मैं पूरा लिख देता हूं आपको, रब करता हूं इसको। आर्टिकल 41 जो किसका पार्ट है? सोशलिस्ट प्रिंसिपल का पार्ट है। ठीक है, राइट टू वर्क, काम करने का अधिकार बिल्कुल होना चाहिए। टू एजुकेशन, राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। और क्या लिख सकते हो आप? ओल्ड एज, आप लिख सकते हो सिकनेस, आप डिसेबलमेंट भी लिख सकते हो। ठीक है, ये है आपका आर्टिकल 41, जो बताता है आपको काम करने का अधिकार है, आपको शिक्षा का अधिकार है, आपको पब्लिक असिस्टेंस का अधिकार है। अगर आप इन सब में से हो, अगर आप बेरोजगार हो, बूढ़े हो, बीमार रहते हो, या फिर कुछ ना कुछ आपको बॉडी में दिक्कत है, जैसे नेत्रहीन हो, आप चल फिर सकते हैं, कुछ भी दिक्कत हो सकती है आपके। ठीक है, तो इन सबको लिए सरकार, आप देखो गवर्नमेंट करती नहीं, ब्लाइंड स्कूल खोलती है, जो नहीं देख पाते उनके लिए पब्लिक असिस्टेंस क्या होती है। और अच्छा, ये पूछा अगर आपसे पब्लिक असिस्टेंस क्या होती है, ये बहुत प्यारा वर्ड है। जैसे आप मेट्रो में ट्रेवल करते हो, सब करते हैं, मेट्रो में आप देखते नहीं कि साइड से दो चेयर होती है, या कभी कभार स्टार्टिंग की दो चेयर होती है, उसमें ऊपर लिखा होता है फॉर ओल्ड और फिजिकली चैलेंज, मतलब कि ये थोड़े से एजिड लोगों के लिए, उसे कहते हैं पब्लिक असिस्टेंस। कि आप अगर वहां बैठे हो उस कुर्सी पर, उस सीट पर, और अगर कोई
व्यक्ति आ रहा है आपकी तरफ, ओल्ड, तो आपका फर्ज बनता है कि आप उठो और उसको सीट पे ले दो, क्योंकि उसकी नीड आपसे ज्यादा है उसके अंदर। ठीक है ना? अगर आप ढीठ हो तो अलग बात है। ठीक है, ये होता है पब्लिक अच्छे से, पब्लिक भी सहायता करेगी। ठीक है। आप देखते हो सरकार स्कूल्स खोलती है, ब्लाइंड स्कूल खोले होते हैं, अलग अलग स्कूल्स खोले होते हैं ताकि इनको पढ़ाए। सबको अधिकार है पढ़ाई का, काम का भाई। ठीक है। जो ऐसे पर्सन है उनके लिए स्पेशल बात की गई है आर्टिकल 41 में, और ये भी किसका पार्ट है? सोशलिस्ट प्रिंसिपल का ही पास है यार। ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर लो फटाफट से। नोट कर लो, आगे चलते हैं फिर। ठीक है, अब कर दूं इसको। अब 41 तक हमारे हो चुके हैं। अब 41 के बाद क्या आएगा हमारा? 42। 42 भी हमारा किस में रहेगा? सोशलिस्ट के अंदर ही रहेगा। ठीक है। जो कि आपका नीचे लिखा हुआ है, ये आर्टिकल 42। जो आर्टिकल इसमें मेंशन नहीं है वो मैं लिख रहा हूँ सामने। जो मेंशन है वो यहाँ लिखे हैं। क्या लिखा हुआ है आपका? 42, कि जो भी आप जहां काम कर रहे हो वो ह्यूमन फ्रेंडली होनी चाहिए, ह्यूमन कंडीशन होनी चाहिए। यानी कि किसी गलत जगह पे काम कर रहे हो आप, जहां पे भी आप काम कर रहे हो वो ह्यूमन फ्रेंडली होनी चाहिए आपकी। ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या? मैटरनिटी रिलीफ। कि मतलब कि अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है तो उसको या उनको क्या मिलना चाहिए? मैटरनिटी रिलीफ मिलना चाहिए। और वो जो लीव्स होंगी, जो छुट्टियां करेंगी वो सब पेड होंगी। ये नहीं कि आप वो आई नहीं है तो आप उनकी पैसे काटो, ऐसे कुछ नहीं रहेगा। जो भी उनकी लीव्स होगी वो सब पेड होंगी। तो ये बात लिखी है कि इसमें मैटरनिटी लीव मिलेगी वुमेन को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और जहां भी आप काम कर रहे हो वो सब ह्यूमन फ्रेंडली होना चाहिए, ह्यूमन कंडीशंस होनी चाहिए वहां पे काम करने लायक। ठीक है। 42 में लिखी है आपकी बात। पूछा गया था आपसे एक बार कि मैटरनिटी लीव एक वुमेन का राइट है, ऐसे कुछ था क्वेश्चन इन अंडर रिच आर्टिकल। तो क्या लगाओगे? 42। ऐसे क्वेश्चन आते हैं वन लाइनर सीधा। आई होप आपको क्लियर हो गई है। नेक्स्ट चलते हैं हम। 42 हो गया हमारा। अब आएगा क्या? 43। 43 भी आपका किसका पार्ट है? मैंने आगे स्लाइड में लिखा होगा, 1 मिनट। अच्छा, मैंने कैटेगरीज में है ना इसमें, ठीक है। ठीक है। आर्टिकल 43। वैसे यहाँ लिखा भी, आप यहाँ भी देख सकते हो, या मैं आपको समझा भी दूंगा इजी लैंग्वेज के अंदर। आर्टिकल 43 क्या अगर ये भी किसका पार्ट है? ये भी हमारा सोशलिस्ट का ही पार्ट है। ठीक है। अब अगर बात करें आपसे, एक सेकेंड, ये थोड़ी जगह अच्छी है। ठीक है। आर्टिकल 43 बात करें, वो क्या कहता है आपको? वो कह रहा है आपको सिक्योर। जस्ट मैं आपको बता रहा हूं शॉर्ट में। सिक्योर लिविंग वेजेस। आप एक काम करो, जो मैंने बता रहा हूं वो लिखो आप एक एक करके। सिक्योर लिविंग वेजेस फॉर अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। फॉर अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। ठीक है। ये आपका लिखा हुआ है। ये देखो ना, मतलब कि आपके पास इतना सिक्योर लिविंग वेजेस, इतना वेतन आपके पास होना चाहिए रहने के लिए, खाने के लिए, कि आप एक एक डिसेंट सी जिंदगी जी सको। आज के टाइम पता है आपको स्टैंडर्ड कितना हाई हो चुका है लोगों का। ठीक है। तो एक डिसेंट स्टैंडर्ड लाइफ जीने के लिए जितना वेजेस आपको चाहिए उतना सिक्योर हो आपके पास, उतना होना चाहिए। ये बात आर्टिकल 43 में लिखी है हमारी। ठीक है। तो ये 43 आर्टिकल था आपका। अब बात करें 43 के बाद क्या आएगा? 44? नहीं। तो इसमें भी एक बात आ गई आपकी, क्या? आर्टिकल 43 ए आ गया। याद करो, मैंने पहले का बताया था आपको, आर्टिकल 39 के बाद के 39 ए आया था। तो 43 के बाद 43 ए आया। ये भी सेम किससे आया? 42 से ही आया है।
1976 में, जिससे 39A आया था। ये क्या कहता है हमें, ये क्या बात कर रहा है, ये बात कर रहा है वर्कर्स की, कि जो वर्कर्स हैं हमारे, जो भी वर्कर्स हैं, काम करते हैं, बाल मजदूर हैं हमारे, उनको सिक्योर करने की बात कर रहा है। किसमें? सिक्योर द पार्टिसिपेशन, सिक्योर द पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट। उनको भी हक है पार्टिसिपेट करने का, किसके अंदर? मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। तो वर्कर्स के राइट्स को सिक्योर करने की बात कर रहे हैं ये। वर्कर्स जो होते हैं हमारे, उनके राइट्स को सिक्योर करने की बात करी है किसने? 43 की ने। ठीक है, 43 का ए पार्ट है। ठीक है, और ये भी किससे आया था? 42nd अमेंडमेंट से। और वैसे 43 बी भी आपका एक, लेकिन बी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो भी इसी अमेंडमेंट से आया है। सॉरी, वो एक और दूसरे अमेंडमेंट से आया था, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं शायद नहीं बता रहा आपको। जस्ट आपको ऐसे ही बताया तो कि वो बात करता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में, राइट टू मेक कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है, वो आया था 97 अमेंडमेंट से, 2011, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी क्वेश्चंस नहीं आया इसके ऊपर। ठीक है, इस पे आया मैं आपके, कि वर्कर्स के मैनेजमेंट के अंदर, इंडस्ट्रीज के अंदर पार्टिसिपेशन कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है, या उनके सेक्योर की बात कहाँ की गई है? तो 43A में की गई है। ठीक है, 43B इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर हम, ये मैं आपको एक काम करो, सारे लिख के पढ़ाता हूँ, बढ़िया रहेगा, पीडीएफ छोड़ो आप। 43A हो गया। जो बात खुद से लिखने में है ना, वो बात पीडीएफ में नहीं है। जो आप खुद से लिखोगे, आप खुद से पढ़ा रहे हो, तो मुझे क्या होगा, मेरी भी खुद की रिवीजन हो रही है, और मैं आपको भी अच्छे से पढ़ा पा रहा हूँ। पीडीएफ से ना मजा नहीं आता। आर्टिकल 44 क्या आपका? यूसीसी। मैं सोच रहा हूँ कि इसके ऊपर भी एक टॉपिक लेके आऊं, क्योंकि ये काफी चर्चा में रहता है आपका यूसीसी। इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊं शॉर्ट। फुल फॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी। मतलब सिंपल है आपका। 44 कह रहा है कि ऑल लॉस ऑफ एनी, ऑफ एनी रिलीजन, ऑल आर सेम। समझे क्या मतलब है इसका? यूनिफॉर्म का मतलब वो नहीं कपड़े, यूनिफॉर्म मतलब कि सब समान। ऑल लॉ, सारे कानून, चाहे वो कोई भी धर्म हो, सबके लिए क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। मतलब कि जो कानून बनाए जाते हैं वो हर धर्मों के लिए एप्लीकेबल होंगे, हर धर्म उसमें आएगा, सेम होंगे। ठीक है, अभी सरकार इस पे काम कर रही है। गोवा में भी इसको इम्प्लीमेंट किया गया था, काफी चर्चा में ये रहता है आपका आर्टिकल 44। इसके लिए मैं अलग से वीडियो लेके आऊंगा, क्या करना पड़ता है, किस पे इम्प्लीमेंट हुआ है। इसको हम डिस्कस करेंगे किसी और आर्टिकल में, किसी और वीडियो के अंदर। ठीक है, ठीक है। चाहे लॉस मतलब कि क्या है, मैरिज के ऊपर बेसिकली, और डिवोर्स के ऊपर। ठीक है, तो मतलब कि सारे धर्म जो हैं, उनके लिए एक ही लॉ इंप्लीमेंट किया जाएगा हिंदुस्तान के अंदर, ऐसी बात कर रहे हैं ये। ठीक है, काफी चर्चा में रहता है ये पार्लियामेंट के अंदर ना, सेशन के अंदर ये काफी टॉपिक उठा हुआ रहता है आपका, यूनिफॉर्म सिविल कोड। एग्जाम में सिर्फ ये पूछता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड कौन से पार्ट में आता है, तो पार्ट 4 में आता है। कौन से आर्टिकल? तो 44। किसका टॉपिक है ये? डीपीएसपी का। ठीक है, तो ऑल लॉस ऑफ एनी रिलीजन, ऑल आर सेम। ठीक है, चाहे वो कोई भी कानून हो, सबके लिए एक होना चाहिए वो, ये कहता है यूनिफॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। आर्टिकल 45, ये मैंने आपको फंडामेंटल राइट्स बताया था, हमने कवर किए थे। 45 के अंदर चेंज किया गया था कुछ बातें, और उसमें लिखा गया था 6 से लेके 14 साल के बच्चों को, चिल्ड्रंस या स्टूडेंट्स को एजुकेशन मिलनी चाहिए। ये बात करता है आपकी। ठीक है, इसे ड्यूटी ऑफ स्टेट, स्टेट मीन्स गवर्नमेंट। ठीक है, जो बात आप पढ़ रहे हो ना, वो सारी बातें गवर्नमेंट की है, कि गवर्नमेंट को क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, और ये आया था 86th अमेंडमेंट से चेंज होके 2002 के अंदर। पहले बिलो 6 था इसके अंदर, पहले क्या था? बिलो 6, लेकिन हमने 86 से क्या कर दिया, इसको 6 to 14 कर दिया। ठीक है, कि सब बच्चों को क्या मिलेगी? एजुकेशन मिलेगी आपका। ठीक है, एक आपका
डीपीएसपी है एक आपका राइट है ये, ठीक है। ठीक है, 86 अमेंडमेंट 2002 में आया था कि हर बच्चे को फ्री एजुकेशन मिलेगी, था ना। ये पॉइंट जरूरी है, फ्री एजुकेशन और कंपलसरी भी। हाँ, ठीक है। 45 कंप्लीट, इसी वीडियो में खत्म कर लेते हैं डीपीएसपी। ठीक है, अब अगला क्या है हमारा, 45 हो गया हमारा, देन हमारा क्या रहेगा, आर्टिकल 46 रहेगा। 46 क्या कहता है आपको? वो आपको बात करता है, मैं आपको बोल रहा हूं, प्रमोशन की बात करता है। मैं लिखता हूं सामने, आर्टिकल 46 क्या कर रहा है आपकी, प्रमोशन की बात कर रहा है। किसकी? प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड, जैसे मैं लिख रहा हूं ना, आपको वैसे लिखना, कॉपी करना एक चीज, प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिकल, क्या, इंटरेस्ट, शिक्षा के प्रति और आर्थिक इंटरेस्ट, किसके, ऑफ एससी एंड एसटी एंड अदर सेक्शन ऑल्सो, ठीक है। मतलब बैकवर्ड क्लासेस के बारे में बात कर रहा है आपसे ये, ठीक है। या फिर आप कहते हो किसके बारे में बात कर रहे हैं, ये वीकर सेक्शन के बारे में बात कर रहा है। तो हमें जो भी हमारे वीकर सेक्शन है, एस सी एस टी या और भी हमारे अलग से जो हैं, हमें उनके प्रमोशन की बात की गई है। हमें उनको एजुकेशनली इकोनॉमिकली इंटरेस्ट दिखा के उनको प्रमोट करना है, आगे बढ़ाना है। ये नहीं कि वो एस सी एस टी का है, थोड़ा नीची का है, तो उसको आप बाहर कर दो, नहीं। हमें सबको समान लेके चलना है। अभी हमने क्या पढ़ता है, इक्वालिटी, समानता। तो इंडिया में समानता होनी चाहिए ना, तो सबको एक साथ लेके चलना है, सबके एजुकेशनल इंटरेस्ट को, सबके इंटरेस्ट को इकोनॉमिकली हमें प्रमोट करते हुए चलना है आगे। ठीक है, तो वीकर सेक्शन के बारे में बात करता है ये, कि वीकर सेक्शन के अंदर जो भी आपके एस सी एस टी या ओबीसी और अदर सेक्शन आते हैं, तो उनके एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट के बारे में बात करता है। आपका प्रमोट करना है, आपको उनको आगे बढ़ाना है, उनको ना कि उनको पीछे धकेलना है। ठीक है, लोग करते हैं ना आज के टाइम पे, जिसके बाद ज्यादा पावर होती है उसका मिसयूज करने लगता है वो, वही चीज आप कही। आई होप आपने लिख लिया होगा। तो नहीं लिखा तो आप वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम आपका आर्टिकल 47। आर्टिकल 47 क्या कह रहा है? सिंपल है, लेवल ऑफ लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड लिविंग एंड इम्पोज, इम्पोज या इंप्रूव लिख लो। इंप्रूव, ये बात तो कभी होने वाली नहीं है, सच। इंप्रूव पब्लिक हेल्थ, दैट मीन्स यू हैव टू बैन व्हाट, एल्कोहल, जो कि पॉसिबल है ही नहीं कभी। अब ये मत करना सर वहां पे है, पंजाब में हो रखी है, ये सब बातें मत करो, ओवरऑल की बात कर रहा हूं मैं देश में। ठीक है, क्योंकि ये क्या होती है, इंजूरियस टू आवर हेल्थ। ठीक है, अब देखो क्या बात है, न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं आपसे। अब न्यूट्रिशन कैसे आएगा, आपकी जो लिविंग है उसमें इंप्रूव कैसे आएगा, पब्लिक हेल्थ को आप इंप्रूव कैसे कर सकते हो, ताकि आप गलत चीजों का सेवन अगर छोड़ोगे आप, तो ही तो आपकी, जो कहते हैं ना कि आपकी उम्र बढ़ती है आपकी, तभी तो बढ़ेगी ना। जब आप गलत चीजों का सेवन करोगे, गलत चीजों का इस्तेमाल करोगे, तो फिर उम्र तो घटेगी ना आपकी फिर। तो ये बात करता है अल्कोहल की बैन करने की, कि अल्कोहल को बैन किया जाए, लेकिन वो काम कभी हो सकता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट, आप देखते नहीं लिखा होता है ठेकों पर, स्वीट वाइन एंड बियर गवर्नमेंट शॉप। तो सरकार वो काम क्यों बंद करे जिससे सरकार को पैसा मिलता है, बताओ। सिंपल सी बात है। आप ये देखो ना, आप एक काम कर रहे हो, आप एक कुछ वर्क कर रहे हो, ठीक है, और वहां से आपको काफी अच्छी इनकम होती है, काफी अच्छा इंटरेस्ट या काफी अच्छी आपको प्रॉफिट होता है। तो वो काम बंद करोगे आप? बिल्कुल नहीं करोगे, आप चलता रहे भाई, पैसा आता रहे। सरकार क्यों बंद करे? सेम काम इसलिए है। और आप चैलेंज भी नहीं कर सकते कि सरकार, ये बातें लिखी हैं गवर्नमेंट में कि बैन करे अल्कोहल को, लेकिन बैन क्यों नहीं कर, आप उसको कोर्ट में लेके भी नहीं जा सकते, क्योंकि पढ़ चुके हैं पहले, जस्टिसेबल नहीं है ये, आप गवर्नमेंट को चैलेंज नहीं कर सकते। ये गवर्नमेंट ने अपने आप को सेव कर लिया है इस चीज। ठीक है, तो पब्लिक हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं, पब्लिक हेल्थ की में इंप्रूव, और आपका लिविंग का जो स्टैंडर्ड है, न्यूट्रिशन तभी बढ़ेगा
जब आप अच्छी चीजों का सेवन करोगे, अल्कोहल जैसी चीजें, तंबाकू जैसी चीजें आप सेवन नहीं करोगे। सिंपल एज दैट, ठीक है। ये आइटम बैन होना चाहिए ऐसा लिखा है, लेकिन नहीं होता ऐसा कुछ भी, क्योंकि उससे काफी सरकार को फायदा होता है। सरकार, इतनी आबादी है, कुछ लोग अगर टहल भी जाएंगे तो सरकार को क्या फर्क पड़ेगा उससे। ठीक है, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस बातों को गौर करो। आई होप आपने लिख लिया होगा ये पॉइंट। पूछता आपसे कि इंप्रूव पब्लिक हेल्थ के बारे में कहाँ लिखा है, 47। नेक्स्ट, 48। 48 बात कर रहा है कि एग्रीकल्चर के बारे में बात करता है आपका, जो कि हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि, ठीक है, एंड एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन के बारे में बात करता है आपका। एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री अगर आप पढ़ोगे ना हिस्ट्री एंशियंट के अंदर, तो काफी इंपॉर्टेंट थी एनिमल हस्बेंड्री। इन्हीं के द्वारा इनका काम चलता था। आप चाहे गाय को देखो, गाय माता को, काव को, तो उन्हीं से इनका जो उनके दूध से ही घर चलता था आपका। ठीक है ना। और जो गाय का दूध निकालती उसे दोहिता कहते थे। ये हिस्ट्री में अगर आप पढ़ोगे तो आपको एंशियंट में, वैदिक एज में पता लगेगा, वैदिक एरा के अंदर। ठीक है, तो लोग पालते थे, एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन करते ताकि उनका खाना वाना निकल सके। ठीक है, तो एनिमल हस्बेंड्री के बारे में बात कर रहा है, उनकी डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, और एक और बात करता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रोहिबिशन। ये भी हमारे देश में फिलहाल नहीं होता, लेकिन मैं इसमें कुछ बोलूंगा नहीं। प्रोहिबिशन ऑफ स्लॉटर ऑफ काउस एंड काफ्स, जीव जंतु के बारे में बात कर रहा है। गाय को मारना अलग, अंदर काफ्स को मारने की, उनको मारने की बात की जा रही है। लेकिन ठीक है, कोई टॉपिक्स मैं छेड़ूंगा नहीं, सबकी अपनी अपनी होती है। ठीक है, तो आपको जीव जंतु के बारे में मारने की बात कर रहा है कि नहीं मारना है आपको, गाय को नहीं मारना है आपको, ये सब के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो ये आपको 48 कहता है आपका। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री के बारे में बात कर रहा है, एग्रीकल्चर की ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर रहा है, और प्रोहिबिशन कर रहा है क्या, स्लॉटर ऑफ काउस, ठीक है, एंड काफ्स। तो ये 48 आर्टिकल आपका है। आई होप आपका हो गया होगा। अब बस खत्म होने वाला है, जस्ट थोड़ा सा रह गया आपका। जितना पढ़ा है उसके बाहर आपको पढ़ने की नीड नहीं है। 48 ए भी लिख लो, चलो 48 ए भी लिख लो आप। ये भी 42nd से आया था। ठीक है, 42nd अमेंडमेंट हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। ये भी इसकी वीडियो में मैं लेके आऊंगा, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स के अंदर 42nd। इससे 20+ चेंजेस हुए थे, तभी इसको हम क्या कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत सारे बदलाव किए गए थे इससे। ठीक है, तो 48A क्या कहता है, ये प्रोटेक्शन की बात करता है, किसके, प्रोटेक्शन की बात तो करता है, साथ में इंप्रूवमेंट की बात भी करता है। किसके, एनवायरमेंट के। एंड सेफ गार्ड के बारे में बात करता है, किसके, हमारे इंडिया में क्या क्या होते हैं, फॉरेस्ट, पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, कंट्री के अंदर जितनी भी है आपकी, उनको प्रोटेक्शन के बारे में बात करते हैं। सिंपल सी बात है, हमें अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करके चलना है, इंप्रूवमेंट होनी चाहिए उसके अंदर। और जितने भी हमारे फॉरेस्ट हैं, वाइल्ड लाइफ हैं, पार्क हैं, रिजर्व्स हैं, उनको हमें सेव करके चलना है। ठीक है, ये बात करता है आपका 48A, जिसको ऐड किया गया था बाय 42nd अमेंडमेंट 1976 के अंदर। ठीक है, इंप्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड सेफ गार्ड फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ रिजर्व, नेशनल पार्क, जो भी कंट्री में आपके इंपॉर्टेंट, बेसिकली आप एनिमल्स की प्रोटेक्शन के बारे में बात की जा रही है, और एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, आगे चलते हैं। आई होप 38, सॉरी 48 ए क्लियर होगा। 49 रह गया, 50 रह गया, 51 जो फटाफट से खत्म हो जाएगा। 49 क्या कहता है, ये कहता है कि आपको क्या करना है, प्रोटेक्शन ऑफ, किसकी, हमारे देश में क्या है, मॉन्यूमेंट्स की, एंड प्लेसेस, जो कि हमारे लिए नेशनल क्या रखते हैं, इंपॉर्टेंस रखते हैं भाई। एक बात बताओ, आप बाहर के देशों में क्यों जाते हो, देखने के लिए ना, दुबई में जाओगे बुर्ज खलीफा देखने जाए हम,
किसी और देश में जाओगे तो वो चीजों, वहां की फेमस चीजों को देखने, वहां की मॉन्यूमेंट्स को देखने जाते हो। अब लोग भारत में आएंगे तो क्या देखने आएंगे? मॉन्यूमेंट्स देखने आएंगे, घूमने आएंगे। तो आप उसकी प्रोटेक्शन ही नहीं करोगे, उसको सेफ नहीं रखोगे, तो फिर तो क्या फॉरेनर्स आएंगे, क्या सरकार को पैसा मिलेगा इसके अंदर? ठीक है, तो हमें अपने मॉन्यूमेंट्स को, उनको प्रोटेक्ट करना है, और प्लेसेस को प्रोटेक्ट करना है जो कि हमारे लिए नेशनल लेवल पे इंपॉर्टेंस रखती हैं। ठीक है, हमें उन्हें हार्म नहीं करना। हमें प्रॉपर्टी को सेव करके चलना है, हमने उन्हें हार्म नहीं करना। तभी तो फॉरेनर्स आएंगे इंडिया में, एक्सप्लोर करेंगे, सरकार को इससे इनकम मिलेगी। ठीक है, तो 49 आपको ये कहता है, मॉन्यूमेंट्स की प्रोटेक्शन के बारे में बात करता है। आई होप आपने लिख लिया होगा। आर्टिकल 50, जस्ट याद रखना, ये जुडिशरी को, हमारी जुडिशरी मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को एग्जीक्यूटिव से अलग करता है। एग्जीक्यूटिव मतलब जो लॉस पे इंप्लीमेंट करते हैं। देखो हमारे तीन ऑर्गन है, हल्का बता देता हूं आपको। हमारे तीन ऑर्गन है, एक है लेजिस्लेटिव, एक है एग्जीक्यूटिव, एक है जुडिशरी। हमारे तीन ऑर्गन है संविधान के। लेजिस्लेटिव का काम क्या होता है? लॉस को बनाना, कानून को बनाना। कौन बनाएगा? या तो बनाएगी पार्लियामेंट सेंट्रल लेवल पे, या बनाएगी कौन? स्टेट लेवल पे, कौन? विधानसभा, विधान परिषद, या फिर असेंबली। अब उस लॉस को इंप्लीमेंट करने का काम किसका होता है? एग्जीक्यूटिव का, गवर्नर का, प्रेसिडेंट का, पीएम का। ठीक है, और जुडिशरी क्या करेगी उसके अंदर? कुछ भी दिक्कत आती है लॉस के ऊपर इंप्लीमेंट करने में, तो जुडिशरी हमारी बैठी है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उस चीज को रेख देख करने के लिए। ठीक है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स, बाकी आपकी अदर जजेस आती है। तो ये बता रहा है कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को अलग कर रहा है, कि मतलब कि जुडिशरी ना ही एग्जीक्यूटिव के काम में कोई इंटरफेयर करेगी, और ना ही एग्जीक्यूटिव के काम में जुडिशरी इंटरफेयर करेगी। दोनों अलग अलग काम करेंगे, कोई भी दखल अंदाजी नहीं करेगा। ठीक है, कोई भी दखल अंदाजी नहीं करेगा किसी के भी काम में, सब अपना अपना काम करेंगे। ठीक है, तो ये सेपरेशन करता है किसका? जुडिशरी का, न्यायालय का, एग्जीक्यूटिव से। ठीक है, पूछा गया, बहुत बार क्वेश्चन आया गया है कि हमारे जुडिशरी का, एग्जीक्यूटिव का के साथ सेपरेशन कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है? तो 50 में लिखा हुआ है। ठीक है, अब लास्ट चलते हैं, हमारा आज का लास्ट आर्टिकल 51, डीपीएसपी का लास्ट आर्टिकल। उसके बाद 51A आता है, फंडामेंटल ड्यूटीज, जो कि ऑलरेडी पब्लिश कर चुका हूं मैं अपने चैनल पे, आप देख सकते हो उसको। ठीक है, अब 51 बात करता है इंटरनेशनल की, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। हमारे देश के पीएम जाते हैं किसी और देश में, ताकि क्या बना रहे? इंटरनेशनल पीस बना रहे, सिक्योरिटी बनी रहे, दोस्ती बनी रहे। कल को अगर हम उनके साथ, तो कल को वो हमारे साथ भी तो होंगे। अगर आप आज किसी की हेल्प लेते हो, बदले में आपको आपको भी तो हेल्प करनी पड़ेगी ना। अगर आपने किसी की हेल्प ले ली, बदले में आप नहीं कर रहे, तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। तो ठीक है, वो आप बात कर रहे हैं। ये बात करते हैं कि आपको प्रमोट करना है किसको? इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को। बात करता है क्या? आपको कह रहे हैं कि आपको मेंटेन करके चलने हैं, मेंटेन ऑनरेबल रिलेशंस बिटवीन नेशंस। देशों के बीच में आपको अच्छे रिश्ते बनाने हैं। और इंडिया का आज के टाइम पे सबके साथ ऑलमोस्ट अच्छे ही रिलेशंस है। अगर कुछ को छोड़ दो आप, एक्सेप्ट 2 और 3 कंट्रीज, तो इंडिया के साथ, इंडिया के हर किसी के साथ अच्छे रिलेशंस है। ठीक है, और लास्ट क्या लिखिए? वी रिस्पेक्ट, हम रिस्पेक्ट करते हैं किसकी? इंटरनेशनल लॉस और ट्रीटीज की। जो भी इंटरनेशनल लॉस होते हैं, आपकी ट्रीटीज साइन की जाती है इंटरनेशनल लेवल पर, उसकी हम रिस्पेक्ट करते हैं। समझौते जो होते हैं, कानून बनते हैं, बड़ी बड़ी बॉडीज बनी है आपकी, ब्रिक्स, सार्क, आपका यूएन, तो उसमें जो भी लॉज बनते हैं आपके वर्ल्ड लेवल पे या ग्रुप्स के अंदर, उसकी हम रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये सब बातें 51 में लिखी है कि हमें प्रमोट करना है पीस को, सिक्योरिटी को इंटरनेशनल लेवल पे। हमें मेंटेन रख के चलने हैं क्या? अच्छे रिलेशंस बाकी देशों के साथ। कल को अगर हमें हेल्प चाहिए, तो तभी तो हमारी हेल्प कर पाएंगे जब हमारे रिलेशंस अच्छे होंगे नेशंस के साथ। और हमें इंटरनेशनल लॉस और ट्रीटीज की क्या करनी है? रिस्पेक्ट करके चलना है। तो ये था हमारा डीपीएसपी, जो अब खत्म हुआ आपका। जो भी आपने आज पढ़ा है,
इससे बाहर क्वेश्चंस पुट अप नहीं किए जाएंगे आपके। और यही बात आपकी, जो मैंने पढ़ाया आपको, यही बात आपकी इसमें भी लिखी है। ठीक है। ठीक है। और शायद से मैंने आपको एक चीज मिस्टेक हो गया। जो मैंने आपको 38A बताया था ना, 38 का पार्ट, 38 के अंदर ना जो बात मैंने बताई ठीक है, लेकिन 38 के अंदर ए नहीं, 38 के अंदर एक पॉइंट बताया था मैंने आपको, क्या, मिनिमाइज वाला, कि हमें क्या करना है, मिनिमाइज करते हुए चलना है इनकम को लेके, जो मैंने बातें लिखाई थी। ये लाइन है ना, ये लाइन 44 से आई थी। ठीक है। वेलफेयर वाली बात तो ऑलरेडी लिखी हुई है उसमें अंदर, वेलफेयर ऑफ पीपल, प्रमोट जस्टिस, वो बात लिखी है आपकी। और एक लाइन और ऐड की थी मिनिमाइज वाली, इनइक्वालिटीज, असमानता वाली, वो 44th अमेंडमेंट से की थी आपकी। ठीक है। तो ये पॉइंट भी नोट कर लो आप साथ में। 86 तो आप पढ़ चुके हो। ठीक है। ये 2002 में आया था, जिससे एजुकेशन के बारे में बात करता है आपकी। ठीक है। तो आई होप सो आपको क्लियर होगा। कोई अगर डाउट्स होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वीडियो कैसी लगी बता देना मुझे। कोई डाउट तो आप पूछना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। और नेक्स्ट वीडियो क्या लेके आऊँ, मुझे कुछ बताया करो, सजेशन दिया करो। ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद एवरीवन।